अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तानी सियासत में इंटेलिजेंस अफसरान की मुदाखलत के हवाले से कई नामों की गूंज सुनी जाती रही है। इंतखाबात, सियासी हुकूमतों को बनाने और उल्टाने, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने, सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने, मीडिया को दबाने के हवाले से कई जनरल्स के नाम सामने आए। मगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत की खबरें सामने आती रहीं, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। रवां बरस 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया। आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जशीट के मुताबिक फैज़ हमीद पर 6 इल्जामात हैं। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश की जा रही है। उन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुताद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है, जबकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ इन तमाम इल्ज़ामात के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के इस इंतहाई मुतनाज़े जनरल को खुद भी इल्म था कि वो हर तरह से आईन और कानून से बालातर होकर ये सारे मामलात कर रहा है। यही वजह है कि फैज़ हमीद ने नवंबर 2022 में अस्करी क़यादत में तब्दीली के साथ ही क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। चार्जशीट में मौजूद इल्ज़ामात से वाज़ेह है कि फैज़ हमीद न सिर्फ ओहदे पर रहते हुए बल्कि ओहदा छोड़ने के बाद भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। पाकिस्तान में सियासतदानों के एहतसाब की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, मगर किसी साबिक DGI के मुहासबे की ये पहली मिसाल है। ये बात भी अब ढकी छुपी नहीं है कि फैज़ हमीद अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किस तरह एक सियासी जमात को सपोर्ट फराहम करते रहे। ऐसे में दिखाई ये देता है कि फैज़ हमीद पर लगाई गई चार्जशीट के कानूनी के साथ साथ दूररस सियासी असरात भी होंगे। सवाल तो यह भी है कि फैज़ हमीद पर लगी फर्दे जुर्म क्या उस सियासी गठजोड़, सियासी अनासर की इमा और मिली भगत पर भी चार्जशीट है। 4 माह कबल फैज़ हमीद की हिरासत पर उनको मुल्क का असासा करार देने वाले इमरान खान क्या इस चार्जशीट के बाद भी अपनी राय पर कायम हैं? और सबसे अहम कि क्या फैज़ हमीद के खिलाफ इस कार्रवाई से बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैज़ हमीद पर फर्दे जुर्म आयद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, क्या बानी PTI का मामला हतमी मरहले में दाखिल हो गया या हतमी मराहल की तरफ बढ़ गया? जैगम साहब, ये आज जो फर्दे जुर्म से मुतालिक मामलात सामने आए और इनका आगाज हो गया है, क्या फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट PTI और सियासी गठजोड़ पर भी चार्जशीट है? मेरा ख्याल है उसकी इब्तदा तो हो गई है और यकीनन हो गई है, क्योंकि जो इशारा दिया गया है कि 9 मई के वाक़यात पर भी तफ्तीश की जा रही है और ये कहा गया है कि सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसकी आसान अंग्रेज़ी होगी कोलैबोरेशन। तो इसका मतलब है इशारा दिया गया है कि जनरल साहब ने कुछ ऐसे काम किए जिसमें उनके साथ पॉलिटिकल एलिमेंट्स की, पॉलिटिशियंस की कोलैबोरेशन शामिल थी। और जब कोलैबोरेशन का एलिमेंट आ जाता है तो फिर मिलिट्री एक्ट के तहत अगर कोई ऐसा काम जो किसी फ़ौजी ने किया हो और उसमें कोई कोलैबोरेशन सिविलियन की हो तो मिलिट्री एक्ट में उसको भी धरा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल है सबसे जो ख़तरनाक बात PTI और इमरान खान के लिए आज की प्रेस रिलीज़ में, एलामिया में है, वो ये वाली है। क्योंकि अगर ये करने का इरादा ना होता तो आज की प्रेस रिलीज़ में इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर कही गई है तो इसका मतलब है इस पर काफ़ी संजीदा तफ्तीश की जा चुकी है और इसके ऊपर भी चार्जशीट जल्दी आ सकती है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब के लिए ख़तरात जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये सबसे ख़तरनाक मसला था। हमने पहले ही देखा कि GHQ हमला केस जो फिर अगेन 9 मई से मुतल्लिक है,
उस पर तो पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है, और ये अगर आगे बढ़ता है तो शायद ये उससे भी ज़्यादा सख्त होगा। ये भी क्योंकि 9 मई से मुतल्लिक होगा, लेकिन इसमें शायद मिलिट्री ट्रायल का भी खदशा मौजूद है, या हो सकता है कि उनका मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए, यहाँ पे सिर्फ जनरल फैज़ का मिलिट्री ट्रायल किया जाए और इमरान खान वाला जो पार्ट है इसी केस के एक हिस्से के तौर पर सिविलियन अदालत को दे दिया जाए। तो बिल्कुल पीटीआई के लिए ख़तरा मौजूद है। लेकिन आप देखिए कि ख़ुद जनरल फैज़ के हवाले से कितनी दुख की बात है कि कितना काबिल शख्स जिसको इस मुल्क ने इतना कुछ दिया, एक गांव से आने वाला शख्स, एक आम शख्स जिसको इदारे ने कैसा तराशा, कैसा खराशा, कहाँ तक पहुँचाया, आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया, और वो शख्स अपने आप को अपने इदारे से भी बड़ा समझने लग गया। कितना दुख की बात है। हमें सब रिसर्च करने वाले, सब गवर्नेंस पे काम करने वाले ये बताते हैं कि वो मुल्क तरक्की करते हैं, मजबूत मुल्क वहाँ होते हैं जहाँ इदारे अफराद से बड़े होते हैं, और जहाँ अफराद अपने आप को इदारों से बड़ा समझने लग जाते हैं और ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनके इदारे अंडरमाइन हो, और जब इदारे अंडरमाइन हो तो फिर मुल्क भी अंडरमाइन होता है, तो फिर मुल्क के लिए बहुत ख़तरात होते हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। 6 साल तक जनरल फैज़ इस मुल्क के स्याहो सफ़ेद के मालिक रहे, अपने चीफ साहब के साथ मिलकर, जनरल बाजवा के साथ मिलकर, और कैसे अफसोसनाक वो वक्त था। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि नैब क्या कर रही थी, किस तरीके से गवर्नेंस को अंडरमाइन किया हुआ था नैब ने, किस तरीके से कारोबार का, बिजनेस का सत्यानाश कर दिया, किस तरह सिविल सर्विस को अंडरमाइन किया और उसका सत्यानाश कर दिया, किस तरह पार्लियामेंट, उसके पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, उसका जो चीफ है, यानी मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि उसके चेयरमैन फैज़ साहब की मर्जी से लग रहे हैं। एक मिड रैंकिंग अफसर पाकिस्तान की पार्लियामान को चला रहा है, पाकिस्तान की पूरी सियासत में खिलवाड़ हो रही है। इन 6 सालों ने पाकिस्तान को जितना पीछे धकेला है उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है, और अब वो नट क्रैकर में आ गए हैं, कानून के शिकंजे में आ गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल इसमें यह भी देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को और उनके इदारे को कि आखिर 6 साल तक उनको कैसे ये मौका मिला कि वो जो चाहें वो उसको करते रहे। ठीक हो ये मेरे ख्याल सबसे अहम सवाल है कि किस तरीके से हम आगे इस तरह की कार्रवाइयों के, इस तरह की एम्बिशन वाले लोगों के, उनके रास्ते हम कैसे रोक सकें। ठीक हो गया, लेकिन बड़ा हम सवाल आपने छोड़ा है, आखिर 6 साल तक कैसे ये मौका मिला, इसको अगर टाइम रहा तो मैं दोबारा इसी सवाल को रिफ्रेश करूंगी आपके लिए। हसन निसार साहब, क्या ये जो आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई फैज़ हमीद पर, और साथ कह भी दिया जो उनका सियासी गठजोड़ है उसको तो आज कह दिया गया कि उन्होंने सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, क्या बानी पीटीआई का मामला फाइनली अब कंक्लूड की तरफ जा रहा है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर और उनके मामला कैसे तय होने हैं? एक जुमला जो आपने बोला है उसमें आपके सवाल का जवाब है जी। 6 साल तक ऐसा होता रहा, और एक ऐसे इदारे के अंदर होता रहा जो इस मुल्क का वो वाहिद इदारा है जिसका इंटरनेशनल रेटिंग में कहीं कोई मकाम है। बाकी अपनी तारीख उठा लें तो आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। अब एक ज़ेर-ए-ताब आदमी है। दूसरी बात यह है, जैगम साहब ने एक बड़ी भरपूर बात कर दी है, और मैं एक वैसे मुझे नहीं पता ये मसूद महमूद साबित होते हैं, बहादुरी से फेस करते हैं, क्या बनता है इसमें। असल सवाल जो ये है कि क्या बानी पीटीआई का मामला हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। तो आशा, मेरा जो थोड़ा बहुत इल्म है इस हवाले से, तो याद रखना सियासतदानों के बारे में कोई मरहला हतमी नहीं होता। कत्ल के जुर्म में सजा पाने वाले का लावारिस जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसके लाश के साथ चंद टूटे पज्जे लोग खड़े थे, अब सिंध में फैसला करना मुश्किल है कि किन शख्सियात के मज़ारों पे रौनक ज़्यादा होती है उसके मज़ार से। इसलिए हतमी शतमी कुछ नहीं होता।
वो पॉलिटिशियन है, बात करें फैज़ हमीद साहब की, उनसे मुझे दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज एक बंदा ऑलरेडी अब ज़ेर-ए-इताब है। लेकिन सवाल इसमें असल में आपने 2 बार एक लफ्ज बोला कि एक शख्स ज़ेर-ए-इताब है, तो क्या हमदर्दी की जाए, उसके जुराइम को पीछे रख दिया जाए? जो शख्स ज़ेर-ए-इताब है वो किसी वजह से वहां पर है जहां मौजूद है? बिल्कुल नहीं। 6 साल ये आदमी मुसलसल करता रहा। देखो, मुझसे ना कहलवाओ कुछ बातें, मैंने बेशुमार कॉलम इनके बारे में पढ़े। मेरा बाजवा साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक था, आज भी है। And I like the man as a human being, he is wonderful. I don't know him. और मैं बिल्कुल हमदर्दी शमदर्दी ये वो मैं ठेकेदार हूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक बात पे तवज्जो आप लोगों की चाहता हूं जी, जो आपने खुद आयशा आपने पॉइंट आउट किया, ज़ैगम साहब ने किया। 6 साल पाकिस्तान में अगर कोई ढंग का इदारा है वो हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। वादा तो तब है, ये रुकेगा नहीं सिलसिला जब तक यार कुछ साल, 6 महीने, 2 महीने, 1.5 साल, 6 साल और इतनी लंबी फहरिस्त है जराइम की। मैंने कॉलम्स पढ़े हैं, इस पे फाइनेंशियल बात तो आई कोई नहीं। ऐसा हॉरिबल वाकया है, कैसे लोग उठाना फलाना, ये पैसा पूसा बनाना, ये वो उसका तो जिक्र ही नहीं है। चले, जो सवाल बाद में करना है वो यहीं से रख देती हूँ ताकि सब इस पे बात करें। जो ज़ैगम साहब ने बात की उसको इस तरह रखते हैं कि 6 साल एक तरफ, तो फिर टर्निंग पॉइंट कहां बना जो कि अब नो कॉम्प्रोमाइज हो गया कि जो जो इसकी लपेट में आएगा वो धर लिया जाएगा। फिर कुछ तो टर्निंग पॉइंट है इस सब के अंदर। नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, केस टू केस देखो आप सारा। फील्ड मार्शल यूब खान, आई स्टिल लाइक हिम, मैंने तो उनको देखा भी कभी नहीं, मैं तो स्कूल गोइंग बच्चा था। सारे आमिर पसंद है। चलें ठीक है, नहीं पसंद ना पसंद की बात नहीं, मैंने कहा मैं स्कूल गोइंग बच्चा था। ओके, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मेरी बेशुमार तस्वीर है, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। मैं इंसान को बतौर इंसान पहले देखता हूं, बाकी तो इदारे का काम है। आपके इदारे में अगर कोई बंदा लुटमार मचाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? इदारे की। लॉजिकल बात करें, ठीक हो, कुछ साल 6 महीने तो चलो को बंदा कर लेता है, और इतना मतलब आउट ऑफ द वे जाके इतना ऑब्वियस किस्म का जो मैंने कॉलमों में पढ़ा है, मैं नहीं जानता कुछ भी यार। कोई तो बंदा मगर बीइंग इंडिविजुअल तो नहीं ना, कहीं ना कोई नेक्सस ग्रुप लोग होंगे। कुछ पहले भी गिरफ्तारियां हुई और अभी सिविलियंस भी जब उस तरफ मामला जाएगा तो वो भी सबको लपेट में लो। बिल्कुल आएंगे, सभी आएंगे। और कोई सिस्टम को इस तरह का करो कि जब बंदा मौजूद है उस वक्त उस पर कोई चेक, असूलन तो यही बात बनती है। बिल्कुल ठीक। हमारे इदारे में अगर कोई वारदात, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इदारा। अगर आपको 10 साल बाद पता लगे, छोटी सी बात कर रहा हूं, दुरुस्त हो गया। आपकी जाती कंपनी में इस तरह का वो काम होने दोगे फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड? बाकी शहजाद साहब से समझ लो, देखो एक ही इदारे की कोई साख है इस मुल्क में कि वहां कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, फलाना होता है, कमेरिट होता है। बाकी तो रुल गया सारा मुल्क। कोई इंटरनेशनल रैंकिंग में आपकी अदलिया से लेके सारे मस्करे लगते हैं, एक की साख है। ठीक हो गया। तो उससे तो बंदा एक्सपेक्ट करता है ना कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो गया। ठीक है, तो बंदे से ज्यादा यही तो सवाल है ना कि ऐसा नहीं होगा और एक तवील अरसे तक वो सब होता रहा। इफ्तिखार साहब, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने जब ये उस वक्त नहीं होगा जब कोई हाजिर सर्विस इसकी लपेट में आएगा। ओके, बाद में फारिग होने के बाद तो फिर जो मर्जी करते रहो। ठीक। इफ्तिखार साहब, बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल किया गया इस फर्द जुर्म के खबर आने के बाद, उन्होंने कहा चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये पीटीआई के चेयरमैन अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। बरसों फैज़याब रहने वाले क्या सिर्फ ऐलाने ताल्लुकी से अब क्लीन चिट हासिल कर सकते हैं? बड़ा हसास मामला है बैरिस्टर गौहर का ये कहना, बैरिस्टर गौहर का कहना और आपका आगे उससे में सवाल उठाना। ऑलरेडी एक बहुत सेंसिटिव बात की है कि 6 साल तक कैसे मौका मिलता रहा। साफ ज़ाहिर है कि अगर एक शख्स के पास इतनी ताकत है कि वो 6 साल तक सेनेट को भी चलाता रहा, वो कौमी असम्बली को भी चलाता रहा, वो पाकिस्तान की सियासत को भी चलाता रहा,
वो अपने जिसको वो अच्छा समझता था उसके मुखालफिन को भी सियासी तौर पे और माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, ज़हनी तौर पे तबाह करता रहा। और ये सब कुछ तब करता रहा जब वो पावर रखता था। तो ये जो एब्सोल्युटली पावर का ये पहला केस हमारे सामने आने वाला है, अभी मुझे तो उसकी पूरी तफासील का इल्म नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये बहुत इसमें चीज़ें होंगी। तो फिर बुनियादी सवाल ये जो दो दोस्तों ने किया, उसका जवाब भी अदारे को ख़ुद सोचना होगा। अपने अंदर वो जो कहते हैं कि निज़ाम है हमारा चेक एंड बैलेंस का, तो देखना होगा कि कहाँ पे उनसे ये कुताही हुई जिसको वो तस्लीम अब कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इन 6 सालों में जिस तरीके से जमहूरियत के परखचे उड़ाए गए और अपनी मनमानी की गई और उसके जो नुकसान हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की शक्ल में, पाकिस्तान के एक ऐसे इक़्तिसादी सूरत हाल की शक्ल में जो किसी वक्त भी किसी ख़राबी की वजह बन सकती है। सर, अब इस मामले की पॉलिटिकल आप नताइज, इम्प्लिकेशंस क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल नताइज की बात ये देख रहा हूँ, एक आदमी है, अब देखना है कि इंक्वायरी में कौन कौन उसके साथ शामिल होता है। अगर तो ये सिलसिला जुड़ गया, सियासतदान भी इसमें इन्वॉल्व हुए। सर, ये प्रेस रिलीज तो यही बता रही है ना, खुद उनकी सियासी सरगर्मियां और फिर इमा पे, सियासी लोगों की इमा के ऊपर, और फिर पुरतशद्दुद वाक़यात को जोड़ा गया है 9 मई के अलावा भी। देखिए, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ, मुझे आज फिर कहने दो, ये साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी मौका है, जो जिनका नाम लिया जा रहा है फैज़ का और उसके साथी जो होंगे, उनको ये मौका तो दिया जाएगा ना कि फिर पूरे कानूनी हुकूक फराहम, बिल्कुल कानूनी हुकूक उन्होंने काम फराहम करेंगे ना, तो फिर ये मौका भी होगा ना कि वो इस केस को अपने हद तक लड़ें और अपने अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका दिफा करेंगे, तो हक देंगे ना। ठीक। और ये बड़ा ज़रूरी इसलिए हो गया है, मुझे फिर दोबारा ये सवाल मेरे ज़हन में वापस आ रहा है, ये बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया गया है, आखिर 6 साल तक किसको ये मौका क्यों मिला। फिर अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर पता ही करना पड़ेगा हु वाज हिज बॉस। क्या इसके बॉस को इल्म नहीं था? अगर बॉस को इल्म नहीं था तो फिर ये सवाल भी होगा कि क्या बॉस जवाबदेह नहीं है? बॉस भी तो जवाबदेह होगा। मैं अगर किसी इदारे का सरबराह हूँ और उस इदारे के अंदर एक इतना बड़ा वाक़या हो जाता है तो जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसने बहुत नुकसान पहुँचाया रियासत को, स्टेट को, समाज को, ढांचे को, तो फिर मेरे बारे में भी तो सवाल किया जाना चाहिए कि मैंने ये इख्तियारात एक शख्स को क्यों दे दिए। बिल्कुल सही हो गया। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको ले रहे हैं, इतना सादा मामला नहीं है जितना सादा नजर आ रहा है। हमें इसको बगैर सियासी दबाव के, सियासी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के और सियासी मोहब्बत और नफरत से बालातर होकर करना है, क्योंकि ये मसला इदारे के हवाले से अब और इदारा खुद देख रहा है, जाहिर बात है सबूत मौजूद हैं और चीज़ें इकट्ठी करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है। शहजाद साहब, फैसल वाउडा साहब ने बोला कि फैज़ हमीद ने गवाही दे दी है, अब कैसे बानी पीटीआई को छोड़ा जा सकता है? 6 साल से पीटीआई को ड्राइव करने वाले फैज़ हमीद साहब की गवाही क्या पीटीआई या बानी पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी? अफसोस कि आज हम ये डिस्कशन इस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमने इसको छेड़ा है इस मौजू को। फैज़ हमीद का रोल जो भी था, फैज़ हमीद सामने आया है। DGISI अगर कोई और लेफ्टिनेंट जनरल होता उसका कोर्ट मार्शल हो जाता, शायद हमें पता भी ना चलता, लेकिन क्योंकि एक DGISI था इसलिए ये आज मौजू बना हुआ है। और ये पाकिस्तान के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अफवाज के लिए, इदारों के लिए या मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए ये एक फिक्र का बायस है ये चीज़। देखिए, DGISI ये पहला DGISI नहीं है जिसने सियासत में अमल दखल किया, अगर इसने अमल दखल किया, क्योंकि ये तो अभी उसके ऊपर वो लगाई है ना, फर्द जुर्म लगी है ये चीज़, अभी तो उसको साबित होना है। लेकिन क्या हमारी पूरी तारीख इसके अंदर
और मैं अगर नाम भी लूँ चंद लोगों के, तो अभी तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया था जहां पर एक DGISI ने जाके एफिडेविट दिया कि इस तरह का रोल मैंने भी अपना अदा किया। और हम कौन से DGISI को नहीं जानते जिसने ये रोल अदा किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या उसका वाकई ये रोल बनता भी है या नहीं? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पॉलिटिकल डेस्क बनाया ISI के अंदर, और फिर उसको आगे जाके खत्म कर दिया गया। उस पॉलिटिकल डेस्क को बिल्कुल ठीक किया गया कि ये हमारा काम नहीं है। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी DG इसका होना, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का मतलब कि आपको कौन उस जगह पे लेके जा रहा है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके आप चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं इन तीनों सर्विसेज के। मकसद क्या है कि बॉर्डर्स के बाहर की जो इंटेलिजेंस है, जो दुश्मन ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, जो बाकी हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में आप इंटेलिजेंस जमा करें और अपनी लीडरशिप को, जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर है, और जो वो रेलिवेंट चीजें जो कि आपकी अफवाज पर जाती हैं तीनों सर्विसेज को, उनको फीड करें। ये बुनियादी रोल है उस आदमी का। ये कहां और कब हुआ कि वो सियासत के अंदर मुलव्वस हुआ और होता ही चला गया। अभी रिसेंटली जनरल कियानी के दौर में ये बड़ा क्लियर ऑर्डर गया कि कोई सियासत में मुलव्वस नहीं होगा, हमारा इदारा सियासत में मुलव्वस नहीं है। इसके दो बॉसेस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या तीनों सर्विसेज चीफ्स कह लीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसानी के लिए कह लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हर सियासी अमल जो कि ये अपनी पोजीशन में एज DGISI करेगा, उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाती है। अगर उसके अहकामात से तजावुज करके कुछ काम कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये अपने हदूद से बाहर जाके काम कर रहा है और ये कानून की गिरफ्त में आ सकता है। वज़ीर आज़म इससे पूछ सकता है कि तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम ये काम करो। तो अगर उसने वज़ीर आज़म के हुक्म के नीचे कुछ काम किया तो वज़ीर आज़म भी उतना ही उसका जिम्मेदार है जितना कि DGISI है। एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा काम जिसके अंदर के इसने अपने हदूद से बाहर जाके अपने फायदे, जिसे कहा गया कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी में आता है और वो इसकी जवाबदेही कर सकता। और जिसने नहीं की उसने गलत किया, और उससे भी पूछा जाना चाहिए कि कैसे हुआ कि आपको पता भी था, और पता जरूर होगा क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, हर चीज है जो कि ये काम करिए। मकसद क्या हुआ, मैं इसको खत्म करता हूं बात को। आज आपका DGISI बैठा हुआ, जो सर्विंग DGISI है, ये अपने आप को वल्नरेबल महसूस कर रहा है कि अगर आज फैज हमीद के साथ हुआ तो क्या मेरे साथ भी ये हो सकता है। पहली चीज, शायद हम में से बहुत खुश हों कि बड़ी अच्छी बात है ये हो गया, लेकिन वो अपने रोल में, चाहे वो इंटेलिजेंस का है या किसी और किस्म का जो उसको हुक्म मिलता है, वो अदा करते हुए वो क्या वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करेगा? अगर गैर महफूज महसूस करेगा तो क्या उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन होनी चाहिए? क्या कानून, हमारा नेशनल असेंबली आपस में बात करके और ये तय करें कि इसको किस किस्म की हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन इसके कामों को, और वो कौन से काम है जो पाक साफ हैं और वो कौन से काम है जो कि नापाक तस्वर किए जाएंगे और वो बिल्कुल इसकी हदूद से बाहर कर दिए जाएंगे। और तीसरी बात, वो कवानीन, कवायद और ज़वाबित जो कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या तीनों सर्विसेज चीफ्स की पोजीशंस को, उनके ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करें कि इस आदमी से ये हुक्म मिलेगा तो DGISI काम करेगा, तब जाके आपका इंटेलिजेंस का निजाम अपने तौर पे। और एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी की, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इंटेलिजेंस अफेयर्स, पूरे मुल्क की है, उसका काम होना चाहिए। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, हर DGISI जिसका जीत चाहेगा उसको लाके कटारे में खड़ा कर सकते हैं, और हर DGISI के अंदर आपको इस तरह की 100 चीजें मिल जाएंगी। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आपके निजाम में हुकूमत, निजाम में इंसाफ, निजाम में बाकी जो है, ये बिल्कुल साफ और शफाफ नहीं रहेगा, और हर DGISI आपको कटारे में खड़ा करना आसान से आसान तर होता जाएगा। बानी PTI का क्या बनेगा? वो प्रोसेस का हिस्सा बनेगा। प्रोसेस क्या, कहां लेके जाता है, कैसे रिएक्ट करते हैं जनरल साहब जब इनसे सवाल जवाब होते हैं, अब ये कटारे में आएंगे, अब कटारे में खड़े होंगे, अब वहां पे मुकदमा लड़ा जाएगा, और मुकदमा तय करेगा कि आया कोई और मुलव्वस है या नहीं है। होगा तो वो भी के कानून के दायरे में आ जाएगा, नहीं होगा तो शायद इससे दूर हो जाएगा। ये पाकिस्तान के कवानीन तय करेंगे, आइन तय करेगा, हम यहाँ पे आज बैठ के ये बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। 10 दिसंबर हुकूक का आलमी दिन है, जिसका मकसद लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही देना, इक़दाम का जायजा लेना और मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना है। ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करदा इंसानी हुकूक के ऐसे शानदार आलमी मंशूर की याद दिलाता है जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया। इस चार्टर में हर इंसान को आलमी सतह पर हासिल बुनियादी इंसानी हुकूक का जिक्र है, जिसमें बराबरी और आज़ादी शामिल है। इंसानी हुकूक का चार्टर कहता है कि ये बुनियादी हुकूक और आज़ादियाँ सल्ब करने का किसी को हक नहीं। इस साल की थीम हमारे हुकूक हमारा मुस्तकबिल है।
76 बरस बाद भी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ग्लोबल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान 142 ममालिक में से 129वें दर्जे पर है। जनूबी एशिया में इस मामले में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के तनाजुर में इंसानी हुकूक एक चैलेंजिंग मसला रहा है। सियासी अदम बर्दाश्त ने इस मामले को मजीद हवा दी है। गुज़श्ता चंद सालों में धरनों की सियासत, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, नस्ली तासुब का फरोग, मजहबी जनूनियत और घरेलू रंजिश के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। खासकर खवातीन और बच्चों के मामले में पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हुकूक पूरे करने में बहुत पीछे है। खवातीन को घर और काम करने वाली जगहों पर हरासानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जज्बाती हरासानी का, जिसको नॉर्मल हालात में हरासानी समझा ही नहीं जाता है। बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दामात तो किए गए हैं, ताहम अभी भी ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि कई लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इनमें कई बच्चे पुरतशद्दुद हालात का सामना भी कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से ताकतवर ममालिक और दुनिया के अपने पैरामीटर्स में आलमी ताकतों को मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम और ऐसी जगहों पर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती। अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हें पूछता भी कोई नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। कमज़ोर तबकात बाशमूल ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर्स, अक़लियतें और माज़ूर अफराद के हुकूक आइन में दर्ज हैं। इंसानी हुकूक के मसाइल को हल करने के लिए खुद मुख्तार कौमी कमीशन कायम किए गए, मगर ये क्या ही काफ़ी हैं? इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अपनी सूरत हाल पर सवाल पैनल के लिए इस तरह से: इंसानी हुकूक का आलमी दिन, पाकिस्तान 142 ममालिक में 129वें नंबर पर बेहतरी कैसे मुमकिन है? हसन निसार साहब, किसी भी मामले को हाथ लगा लिया जाए, वहाँ हमें इंसानी हुकूक ना ही दिखाई देंगे और सबसे अहम मामला रूल ऑफ लॉ ही नहीं। अगर एक रूल ऑफ लॉ आ जाए, आपके ख्याल में क्या हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है या और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान और इंसानी हुकूक क्या बंगी है, आइन में दर्ज है। वही ज़मीन पे क्या है, आइन में क्या दर्ज है, मैं बेहतर आइन बना देता हूँ अकेला ही बैठ के। ये क्या बात हुई? आपके प्रोग्राम का नाम है ना स्ट्रेट टॉक, तो पहली दफ़ा मैंने देखा है आप सीधे होके आए हो। स्ट्रेट टॉक ही की है और जो मौजू है आपका, ये स्ट्रेट टॉक भी है, ये स्ट्रीट टॉक भी है। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में ये नामुमकिन है। क्योंकि बात सुनो, ये बयानी उम्मीद के दिए जलाने जलूने चला लिया करें कभी थोड़े थोड़े, हर वक्त ही मायूसी और नाउमीदी भी अच्छी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि बेहतरी का ताल्लुक होता है बीबी परफॉर्मेंस के साथ। ये दुआएं शुआएं नहीं, दुआ के लिए मेरिट दरकार होता है। बेहतरी का ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस के साथ, और परफॉर्मेंस जिसकी भी उठा लें इस मुल्क में, जिसकी भी उठा लें, वो शर्मनाक है। ये अभी आपने बताया ना कि 142 ममालिक में 129वां नंबर, जी हर जगह यही हाल है। अच्छा, कौन सा शोबा है मुझे बता तो दो ना जिस पे आप फख्र कर सकें सही मानों में। और कमाले ज़वाल देखें, अब भी अप्रोच यही है। कभी कभी दिया, मैं नहीं जलाता भाई, अब भी पिदरम सुल्तान बूथ का रिवाज है। इस मुल्क में कोई किक बैक कपूर है, कोई कमीशन कुमार है और कोई रिश्वत खन्ना है। तो अब बेहतरी कैसे मुमकिन है? सवाल तो ये था, सजेशन इस पर देनी थी, किधर से शुरू करें, कैसे शुरू करें? नहीं, होना ही नहीं। नहीं, ये क्या जवाब हुआ? होना ही नहीं, होना ही नहीं। मसाइल तो हमें भी पता है, हल पे बात कर रहे हैं। मैं ओ भाई, आप कहते हो कि लंगड़ा चलना शुरू इतने चल सकता है, अब बहुत कुछ आ गया है टेक्नोलॉजी में। आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, आपके पास वो अप्रोच नहीं है, वो सोच नहीं है। जैसे अब आप बड़ा बेकरारी का इजहार कर रही है, जैसे मैं को पता नहीं क्या बोल रहा हूं, हजम नहीं हो रही बात आपको, और सच यही है। तो फिर क्या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें? आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल ही नहीं है। नहीं, इंपोर्ट ना करें, फिर कुदरत जो कर लेगी, आपको एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट कर देगी। खुद आप कहते हैं एफर्ट करनी पड़ती है, कुदरत क्या इंसान खुद एफर्ट करता है तो चीजें बेहतर होती हैं। तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, तो एफर्ट करनी शुरू करें। तो ये कहना, लगाओ, एक मिनट आयशा सुनो जी। आज वज़ीर आज़म ये क्या करती है आपकी कि जी जो बैरून मुल्क से आगा, जो तुम्हें पाल रहा है, उसके पास दूसरा फोन जो होगा या तीसरा, उस पे कॉन्फिस्केट होगा। कुछ तब्दीली हो गई मेरा ख्याल में। फैमिली को मिलने आया, तुम्हारी शक्लें देखने नहीं आया, अपने नोटिफिकेशन वापस हो गया है, तो मेरा देखो कि आया क्यों?
आप ठीक कह रहे हैं। उसके बीवी बच्चे होंगे, कोई बहन भाई होंगे, कोई दामाद होंगे, कोई उसकी बहुएं होंगी, वो तुम्हारा पेट पालता है। ठीक हो गया। सो तुम्हारी एक्सपोर्ट से ज्यादा वो बाहर बैठा काले पानी बैठ के वो पैसे बेचता है। तुम उसके 4-6 फोन नहीं बर्दाश्त करते। विद दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच चले ये हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अल्लाह से जिंदगी दे, नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब ने तो बिल्कुल मायूसी और नाउमीदी की बात की, उन्होंने कहा है ही नहीं ऐसा कुछ कि तुम लोग सीख सको, बढ़ सको, बेहतर हो सको। लॉजिकल बात की है। ओके, लॉजिकल बात की आपने। इफ्तिखार साहब की भी लॉजिक सुन लेते हैं कि बेहतरी कैसे मुमकिन है। ये बड़ी लॉजिकल बात क्या इन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है कि वो जो पाबंदी लगने लगी थी टेलीफोनों की, उससे तो मुल्क में तबाही फैल जाती है अगर वो पाबंदी लगती है। बड़ी लॉजिकल बात की है, हमें समझ नहीं आ रही है। देखो बात सुनो, तुमने हमें अफगानिस्तान से एक स्टेप पीछे रखा। मैंने नहीं रखा, दुनिया रख रही है। मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। देखो हमारे मुल्क में तालीम बहरहाल जैसी भी है उनसे बहुत बेहतर है। हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जैसा भी है, उनके पास तो रेलवे की लाइन तक नहीं है। तो जिन लोगों ने ये मुकाबला किया है वो बनानी शुरू कर रहे हैं। वो बनानी अब शुरू करें, तो मुकाबला करने वालों को ख्याल करना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी एजेंसीज होती हैं जो चीन ने वहाँ से पहली कार्गो ट्रेन चला दी है सर। बाबा एक अब चलाइए यार, कितने चले इंसानी हकूक पर आ जाए। हाँ, इंसानी हकूक, माहौल, रहायश, दवाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम, रोज़गार, कानून के मुताबिक सजा और जजा, इंसानी इज़्ज़त का एहतराम, मुलाजमत के बराबर हकूक, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़, जिनसी हरासानी, जज्बाती हरासानी का ख़ात्मा, बेकारियों का ख़ात्मा, अक़लियतों के हकूक, इंसानी इज़्ज़त और इंसानी एहतराम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की। हमारी रियासत अगर 1947 से आज हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारे सवालात का जवाब पॉजिटिव में है। हम आगे जा रहे हैं और हमें और आगे जाना चाहिए। चलें, आप कह रहे हैं कि हम बेहतर कंडीशन में हैं, मजीद बेहतरी कैसे होगी ये सोचते हैं, है ना? यस, ठीक है जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस हम साहब और शहजाद साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, जो हमारा नंबर है 142 में से 129, बेहतरी मुमकिन है, हम बेहतर जगह पर हैं या बेहतरी मुमकिन ही नहीं है? आपने मेरा वो टाइम काट दिया, मुझे उसका हिस्सा नहीं बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है और अहम आपने इशू छेड़ा था कि जो पिछले 6 साल होता रहा है। जी जी। मैंने जैसा कहा 6 साल की बात नहीं है, ये 77 साल की बात है। जी बिल्कुल। तो 77 साल के मामला को दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। कोई एम्बिशन वाला बंदा, एम्बिशियस ओवर एम्बिशन वाला बंदा आ जाए तो वैसे ही हर जगह पे खराबी क्रिएट करता है, हर जगह पे, चाहे वो सियासी है, चाहे गैर सियासी है, चाहे फौजी है। दूसरी, सियासी मसलहत आपको आगे नहीं जाने देती, क्योंकि हर शख्स समझता है कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ अपने मकसद के लिए। जो इस्तेमाल होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं जो इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए उनको बेवकूफ़ी की सज़ा मिलनी चाहिए। 26वीं तरमीम पास किया ना, कितना कमाल के साथ, बड़ी अच्छी तरमीम हुई, बड़े सब ने मिलकर की। इसी तरीके से एक और तरमीम पास करें या एक कानून साजी करें जिसके अंदर के जो मामलात हैं इंटेलिजेंस के, हमारे तमाम तर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों को, उनको ज़ेर कवायद और ज़वाबित और उसकी जो डोमेन है बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दी जाए। ये मेरे हाल में एक बहुत अहम इशू है। हमें इस तरीके से लेपापोती करके इससे पहलू तय नहीं करनी चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि इससे सबक हमने क्या सीखा है। ये शख्सियात और इदारों को फर्क करने की जरूरत नहीं है, ये इदारों का मामला है। ऐसी जगहों के ऊपर बैठे हुए शख्सियात भी इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से इदारे खराब होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल जी, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, जो आपका बुनियादी हकूक, सारी बातें हो गई। 2 चीजों की जिक्र करूंगा, तालीम और सेहत। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस डालें, और दानिश स्कूलों में नहीं, काइंडली गवर्नमेंट के जो स्कूल है ना, चाहे लड़कियों के चाहे लड़कों के, उनको बेहतर करें, उनको इस काबिल करें कि बच्चों को और इनको वापस लाया जाए। स्लेव लेबर खत्म कर दें, बच्चों को स्कूलों में देखा जाए, बुनियादी सेहत का मामला किया जाए, साफ पानी और साफ फिजा ये प्रोवाइड करें। आप ये बुनियादी काम कर लें, 3 नस्लें जो तबाह हो चुकी हैं, 4थी नस्ल से बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, जस्टिस आयशा मलिक आज इंसानी हकूक डे पे बात कर रही थी, तो उन्होंने एक जुमला बोला वहां पर कि माइंडसेट तब्दील होने में वक्त लगेगा। सर, अगर मैं इंसानी हकूक के मामले को रख के और मुल्क के हालात रख के बात करूं, किसका माइंडसेट तब्दील होने में वक्त लगेगा या कहां से आगाज होना है? या तो अशराफिया का माइंडसेट बदलना होगा या अवाम का माइंडसेट बदलना होगा। या तो अशराफिया ये समझ ले, पाकिस्तान की पार एलीट ये समझ ले कि इस मुल्क के मालिक 25 करोड़ अवाम हैं, चंद हज़ार अफराद नहीं हैं।
दुरुस्त। और वो अवाम को पॉलिसी के सेंटर पे लाएं और उनके हकूक उनको दें। हकूक, एहसान नहीं। जो एक एक प्रोजेक्ट एहसान बनाते हैं, जो लैपटॉपों पे अपने फ़ोटो छापते हैं, जो चावल की बोरियों पे अपनी तस्वीरें लगाते हैं। अवाम के हकूक, अवाम के पैसे और अवाम के इदारे, उनको उनके हकूक वापस करें जो उनको उनसे ले लिए गए हैं। और अगर अशराफिया को समझ नहीं आती तो फिर अवाम को ये समझ आ जानी चाहिए और फिर अवाम अशराफिया को इस बात को समझा दे कि हम हैं, हम 25 करोड़ हैं इस मुल्क के मालिक, एंड वी मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिसीज। अब अगली बात, जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अगर आज मिस्र नहीं है, लिबिया नहीं है, इराक नहीं है, शाम नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, तो उसकी वजह वो थोड़े बहुत हकूक़ हैं जो पाकिस्तान को हासिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने आज तक ये नहीं गिना कि वहाँ पश्तून कितने हैं और वहाँ ताजिक कितने हैं। पाकिस्तान एक मजबूत फेडरेशन अपने आप को बना चुका है। ख़वातीन का हशर देखें ज़रा अफ़गानिस्तान में जाकर। दुरुस्त। आप ये देखिए कि जब मुल्क बिखरने लगता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें जो पाकिस्तान के हर तबके को रिप्रेजेंट करती हैं कैसे इकट्ठी हो जाती हैं और मुल्क को फिर जोड़ लेती हैं। फिर मैं आपको मिसाल दूंगा, आप ईरान को देखिए, आप अफ़गानिस्तान को देखिए, आप मिस्र को देखिए कि वहाँ के मजहबी लोग और वहाँ के सेक्युलर लोग 100 साल से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। ईरान अफ़गानिस्तान में सेक्युलर को उल्टा के मौलवियों ने पकड़ लिया मुल्क को। शाम में आखिर फिर वही कुछ हुआ क्योंकि मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढ सके। सही पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल थी उसका नतीजा है कि पाकिस्तान में मजहबी लोगों ने और सेक्युलर लोगों ने आपस में मिलकर मुल्क चलाने के कोई फार्मूले बना लिए हैं। ठीक हो गया। आज मौलाना फजलुर रहमान अगर पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं तो वो बगावत करके नहीं लड़ रहे, तो पार्लियामेंट के अंदर जिद्दोजहद कर रहे हैं। समझ हमें आने चाहिए कि आगे भी अगर मुल्क मजबूत होगा तो वो हकूक देने से होगा, हकूक छीनने से नहीं होगा। हकूक देने से ही मुल्क मजबूत होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।